Hello students, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoy Academy. This is your English mentor Asmita Singh and today we'll be covering some most important spotting errors. Alright, so I hope you very well know what spotting errors are all about. There will be a structure in front of you and this sentence is basically divided into 4 parts. What you need to find is if there is any grammatical error in any of the part. If you think that the sentence is purely correct, you will be going with the option number D, that is no error. So once read the directions. Each item in this section has a sentence with 3 underlined parts labeled as A, B, C. Read each sentence to determine whether there is any error in the underlined part. All right. On the answer sheet against the above mentioned corresponding letter. If there is no error, indicate your response as option number D. So let's start the class. The very first question is not only the principal but also the teachers was unhappy with the result. So what do you think? See, there is a rule which says if this phrase not only and but also comes. So see, this is not only and this is but also. तो जब भी नॉट ओनली हो बट ऑल्सो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट 1 और ये रहा आपका सब्जेक्ट 2, राइट? तो यू मस्ट बी थिंकिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है. सो द रूल इज यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है. ठीक है, तो वर्ब ये है और उसके नियर सबसे ज्यादा है टीचर्स. टीचर्स है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल. सो ये गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा. अब पढ़िए एक बार स्ट्रक्चर. नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स वर अनहैप्पी विद द रिजल्ट. सो व्हाट्स द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन नंबर सी, चार्ली. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says Scarcely had I finished the project, then the power went out. ये भी हमने एग्जाम में कई बार किया है. सी, जब भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है, मैं नीचे आपके लिए रूल लिखती हूँ. कुछ एडवर्ब्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. वन इज स्कार्सली, द अदर इज हार्डली और रेयरली. वन इज नो सूनर. They all are adverbs. Adverb से जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले verb inverted form में आती है. अब what is the inverted form of verb? Let's discuss that. Inverted form of verb says सबसे पहले helping verb आएगी, फिर subject आएगा और फिर आएगी main verb. इसको देखते हैं कैसे. चलिए, मैंने आपके सामने एक सीधा साधा सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखा. शी इज डांसिंग. शी इज डांसिंग एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है. ऑलराइट, यहाँ पे ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है उसकी मेन वर्ब. ऑलराइट, तो क्या स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया? सबसे पहले आई आपकी सब्जेक्ट, फिर आपकी आई हेल्पिंग वर्ब और फिर आई आपकी मेन वर्ब. लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, जब इन्वर्ट होगी वर्ब, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके पहले चला जाएगा? हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा सब्जेक्ट के पहले. अच्छा, ये इन्वर्जन कब कब होता है? दो केसेस में इन्वर्जन होता है जो मैं रूल बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. एक तो जब सेंटेंस की शुरुआत होती है एडवर्ब से, और दूसरा जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहां पे आप क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, where you ask question. जैसे अभी मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊं तो मैं क्या करूंगी? इज शी डांसिंग, इज शी डांसिंग. अभी यहाँ पे पहले आई हेल्पिंग वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट और फिर आई मेन वर्ब. ठीक है, तो अगर आप इतना रूल समझ गए हैं तो अब देखते हैं क्या यहाँ पे इन्वर्जन किया है. बिल्कुल किया है. ये रही हैड हेल्पिंग वर्ब, आए रहा सब्जेक्ट और फिनिश रही मेन वर्ब. ठीक है, इन्वर्जन तो किया है. तो क्या इस स्ट्रक्चर में कोई एरर नहीं है? स्ट्रक्चर में एरर है. क्या एरर है मैं बताती हूँ. सी, जब स्कार्सली या हार्डली या बेयरली इनमें से कोई भी एडवर्ब आएगा तो उसके साथ यूज होने वाली कंजंक्शन देन नहीं व्हेन होती है. क्या होती है? व्हेन होती है. ये रूल है.
ठीक है, दैट्स द रूल। जैसे कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कि नाइदर के साथ नॉर क्यों आता है और क्यों नहीं आता, या इधर के साथ सिर्फ और क्यों आता है, वैसे इट्स जस्ट अ रूल कि स्कार्सली, हार्डली और बेयरली के साथ हमेशा व्हेन कंजंक्शन आएगी, तो यहाँ पे कंजंक्शन का एरर है। ठीक है, मैंने इस रूल में बहुत एम्फेसिस करा है क्लास में, और देखिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है। ठीक है, सो द एरर इज इन पार्ट सी, चार्ली में एरर है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक फ्रेज होती है स्टूडेंट्स, इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम का मतलब आ गया होता है समय आ गया है। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, एक ही रूल याद रखना है, जब भी इट्स हाई टाइम आपको दिखाई दे, जब भी आपको ये फ्रेज दिखाई दे, इसके बाद यूज होने वाली टेंस हमेशा सिंपल पास्ट होगी। इसके बाद वर्ब की हमेशा सिंपल पास्ट फॉर्म आती है। सिंपल पास्ट मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाई है, V2 फॉर्म होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज हुई है वर्ब की। इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट। सी वी स्टार्ट तो क्या है, V प्लस V1 विच इज द प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, बट मुझे चाहिए सिंपल पास्ट, तो इस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। इट्स हाई टाइम, दैट भी तो सही है बिकॉज सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, गलती कहां पे है, यहाँ पे होना चाहिए था इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्टेड। ठीक है, दैट वी स्टार्टेड ना कि स्टार्ट, तो एरर है फिर से चार्ली में। ऑलराइट स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। चलिए द नेक्स्ट इज ही नॉट हिज फ्रेंड्स। चलिए एक और रूल देखते हैं। यहां पे बात किसकी हुई है, सिर्फ ही की, क्योंकि नॉट क्या कह रहा है कि भाई इसके दोस्तों ने नहीं, सिर्फ इसने, या फिर इसके दोस्त नहीं, सिर्फ ये रेस्पॉन्सिबल है। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं। ये है सब्जेक्ट 1 विच इज सिंगुलर, और ये है सब्जेक्ट 2 विच इज प्लूरल। अब ये जो नॉट है ना, ये एक ऐसा वर्ड है, ये 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को जब भी कनेक्ट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता नियरनेस से। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सब्जेक्ट हैं, हमेशा याद रखिए जो सब्जेक्ट 1 है, जो सब्जेक्ट 1 है मतलब जो नॉट के पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर नॉट से पहले यूज होने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और नॉट से पहले यूज होने वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बताऊं, अगर कुछ ऐसा हो जाता हिज फ्रेंड्स नॉट हिम, ठीक है, तो अब क्या हो गया है देखो, हिज फ्रेंड्स एंड नॉट हिम, या सी, सो यहां पे ये सब्जेक्ट 1 क्या हो गया है, प्लूरल, और सब्जेक्ट 2 क्या है, सिंगुलर, राइट, या ही, मैं अभी सब्जेक्टिव केस लगाती हूँ, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो भाई अब यहाँ पे वर्ब क्या आती, वर्ब यहाँ पे प्लूरल आती, लेकिन अभी तो जो आपका सब्जेक्ट 1 है वो सिंगुलर है, तो वर्ब क्यों प्लूरल लगी हुई है, वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। ही नॉट हिज फ्रेंड्स इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्या करा है इसने, इसने प्रॉपर्टी डैमेज की है, सिर्फ इसने अकेले की है, इसके दोस्त ने प्रॉपर्टी डैमेज नहीं की है। समझ आया, दोस्त नहीं, इनफैक्ट दोस्तों ने प्रॉपर्टी डैमेज नहीं की है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब, नॉट ओनली इन दिस क्लास, एग्जामिनेशन में भी देखा गया है सबसे ज्यादा एरर सब्जेक्ट और वर्ब के आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The reason why he was late was because his car broke down. सबसे पहले ये क्लास में आपको मैंने बताया, ये broke down का मतलब एक कार में क्या आ गया है, टेक्निकल फेलियर आ गया है। There is a technical failure, all right. So the reason why he was late, यहाँ पे already क्या है, reason दिया हुआ है, right? ऐसा नहीं लग रहा है ये redundant है, बिल्कुल है। मैं बताती हूँ redundant क्या होता है। redundant का मतलब होता है anything which is extra, anything which is superfluous, all right. जब reason already वहां पे बताया गया है, फिर why का भी यूज किया गया है, तो यहाँ पे because की जरूरत नहीं है। मतलब reason के साथ यूज होने वाली कंजंक्शन बिकॉज नहीं है, कुछ और है, क्या है, क्योंकि आप रीजन दे चुके हैं तो यहाँ पे आएगा दैट। अब पढ़िए एक बार, ना कि बिकॉज, कंजंक्शन का एरर है स्टूडेंट्स। द रीजन व्हाई ही वाज लेट वाज दैट हिज कार ब्रोक डाउन, ऑल राइट।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। रीजन के साथ बिकॉज नहीं आएगा, रीजन के साथ दैट नाम की कंजंक्शन आएगी, ठीक है। चलिए, आप दो सिमिलर चीजों को एक साथ नहीं रख सकते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, which is if I would have known about the meeting, I would have attended it. इसकी सिंपली हिंदी क्या बनी कि अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होता तो मैं मीटिंग में जरूर आया होता, या मैंने मीटिंग जरूर अटेंड की होती, ठीक है। सी, ये है कंडीशनल का स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्लास में कंडीशनल्स पढ़ाए हैं। ऑल राइट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। पहला है जीरो कंडीशनल्स, दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल्स, तीसरा है सेकंड कंडीशनल्स और चौथा है फोर्थ कंडीशनल। फोर्थ कंडीशनल का मैं आपको स्ट्रक्चर लिखाती हूँ क्या होता है। कंडीशन वाले पार्ट में, कंडीशन वाला पार्ट हमेशा इफ से शुरू होता है, वहां पे आता है हैड प्लस V3, और जो आउटकम वाला पार्ट होता है वो होता है वुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। पहले इस बात को समझते हैं ये क्या है। ये बेसिकली एक कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कंडीशन वाला पार्ट ढूंढिए कहाँ है, ये है कंडीशन वाला पार्ट। तो यहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस V3, तो ये तो गलत है ना, क्या आएगा, इफ आई हैड और नो की थर्ड फॉर्म विच इज नोन। अब जाके स्ट्रक्चर सही बना, इफ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट, इसीलिए द आंसर इज इन अल्फा। कंडीशनल के स्पॉटिंग एरर्स एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ऑल राइट, एक बार जाके रिवीजन जरूर करिए कंडीशनल का। फिलहाल आपको मैंने थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है। चलिए, Being a rainy day, I decided to stay indoors and read. देखिए, इसका पहले थोड़ा सा सेंस समझते हैं कि क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं रूम में रहूं, मैंने डिसाइड किया कि मैं रूम में रहूं और पढ़ाई करूं, रीड करूं, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आप रीजन दे रहे हैं ना कि आपने क्यों डिसाइड करा कि आप घर पे रहें और पढ़ाई करें। सो रीजन देने के लिए या तो इट लगा सकते हैं, इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं एज इट वाज अ रेनी डे, लेकिन फिर आपको ये भी हटाना होता, ठीक है। या आप सिंस भी कर सकते थे, सिंस इट वाज अ रेनी डे। मतलब मैं टेक्निकली आपसे ये चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे क्या देना होगा, स्ट्रक्चर ए में रीजन देना होगा, ठीक है। और रीजन देने के लिए यहाँ पे मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। सो सबसे करेक्ट फॉर्मेशन तो यही है, इट बीइंग अ रेनी डे। इसकी हिंदी है रेनी डे होने के कारण, ठीक है। मैंने डिसाइड किया मैं घर पे रहूंगा और पढ़ाई करूंगा। सो द राइट आंसर इज अल्फा। ए में एरर था, कुछ मिसिंग था, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार आपको कुछ ना कुछ ओमिट करना हो या आपको कुछ करेक्ट करना हो, कई बार आपको कुछ पुट भी करना होगा। आप सबको सब्जेक्ट भी पुट करनी हो सकती है, आपको हेल्पिंग वर्ब भी पुट करनी हो सकती है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड भी एरर एग्जाम में आते हैं, कई बार आते हैं। द नेक्स्ट इज neither the soldiers nor their commander were aware of the trap. सेम रूल है, जैसा रूल नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ है ना, वैसा ही रूल इस फ्रेज नाइदर नॉर के साथ भी है। सी, जब नाइदर नॉर टू या टू से ज्यादा, when neither nor connects to or more than two subject, then the verb will be according to the nearest subject. अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नाइदर नॉर के साथ कौन कौन सी सब्जेक्ट लगी हुई है। ये रहा सब्जेक्ट 1 विच इज प्लूरल, आप देख ही सकते हैं ना, सब्जेक्ट 1 क्या है, प्लूरल है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं तब से सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोल रही हूँ, सब्जेक्ट होता क्या है मैंने बताया है वैसे क्लास में कई बार, या तो नाउन या प्रोनाउन। सिर्फ ये दो ही पार्ट ऑफ स्पीच है, सिर्फ ये दो ही पार्ट ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। ऑल राइट, सो नाइदर द सोल्जर्स। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट 2 विच इज सिंगुलर। अब यहाँ पे सबसे पहले आप मेन वर्ब ढूंढिए, मेन वर्ब है ये, ठीक है, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए इसके क्लोज कौन सी सब्जेक्ट है, सोल्जर्स है या फिर कमांडर है, कमांडर है राइट, और कमांडर सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा was, ठीक है। तो भाई ये एरर था, वर नहीं आएगा, वर तो अगर सोल्जर्स इधर होता और कमांडर उधर होता तब आता, राइट। सो नियरनेस देखनी है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 2 सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी। ऑल राइट, गुड वन। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9।
आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एट द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस। चलिए मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर बताती हूँ। 2+V1 इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटिव बोलते हैं। ऑल राइट, इन्फिनिटिव का मतलब है कि एक प्रेपोजिशन है टू, उसके बाद एक वर्ब आती है, वो भी अपने बेस फॉर्म में। तो कई बार कैंडिडेट को लगेगा कि शायद इस स्ट्रक्चर में कोई एरर नहीं है क्योंकि टू के बाद V1 लगी हुई है, मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज है, बाकी भी कोई एरर समझ नहीं आ रहा, बट इस पार्ट में एरर है। सी चलिए पहले इस फ्रेज की बात करते हैं। आई लुक फॉरवर्ड, इट्स अ फ्रेज, इट्स अ फ्रेज। आई लुक फॉरवर्ड इज अ फ्रेज। जब भी हम इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये अगर आप ध्यान से देखें, ये जो टू है ये 2+V1 वाला नहीं है, ये इन्फिनिटिव वाला तो है ही नहीं। ये असल में टू इसी के साथ है, मतलब पूरा फ्रेज क्या है? आई लुक फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक फ्रेज है, ठीक है? मतलब मैं ईगर हूं, मैं आशा करता हूं। टू एक प्रेपोजिशन है, और आपको मैंने प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ाया है कि प्रेपोजिशन के बाद आती है नाउन, प्रेपोजिशन के बाद आती है नाउन, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे मेरे पास कोई नेचुरल नाउन तो है नहीं। क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ पे वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में नाउन की तरह एक्ट करती है? बिल्कुल करती है। जब वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में नाउन की तरह एक्ट करती है तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट जेरेंड। ओके, तो भाई अब जेरेंड की बात कर लेते हैं। चलिए जेरेंड बनाने का तरीका क्या है? वर्ब के पीछे आईएनजी लगाइए, ठीक है? वर्ब के पीछे जब आप आईएनजी लगाएंगे, बट वो एक्ट किसकी तरह करेगी? नाउन की तरह, उसी को क्या बोलते हैं? जेरेंड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, भले ही सुनने में आपको ये एब्रप्ट लगे, अटपटा लगे, बट यही स्ट्रक्चर है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। I look forward to meeting you. All right, अभी ये स्ट्रक्चर जाके सही बना। तो एरर किस में है? ब्रावो में। All right, just look into it. That's a good question. Let's move to the next one, which is question number 10. Okay, the number of students opting for science have increased significantly. I hope this concept is very clear that this is a singular one and that's a plural one. कई बार इसमें कैंडिडेट को नो एरर मार्क करते देखा है, क्योंकि उन्हें लगता है यार ये रहा मेन सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये है प्लूरल, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेज if the subject is singular, the verb should be singular. If the subject is plural, the verb needs to be plural. तो उनको लगता है कि भाई सही स्ट्रक्चर है, नो एरर मार्क कर देते हैं, बट देयर इज एन एरर। यहाँ पे हैव नहीं हैज आएगा। मैं बताती हूँ क्यों। बिकॉज द मेन सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ। सी एक रूल है, आप लिख सकते हैं कहीं पे, मैं ही लिखा देती हूँ। द नंबर ऑफ के बाद, इस फ्रेज के बाद नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है, प्लूरल फॉर्म में आती है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स को एज अ होल ट्रीट कर रहे हैं द नंबर ऑफ में, मतलब द नंबर ऑफ फ्रेज को खुद में एक सिंगुलर फ्रेज की तरह कंसिडर करा जाता है। और अगर मेन सब्जेक्ट द नंबर ऑफ है ना कि स्टूडेंट्स, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो सही स्ट्रक्चर क्या बनेगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर साइंस हैज डिक्रीज्ड, sorry, increased in this case, but it doesn't matter whether it's increased or decreased. What matters is कि the number of के बाद noun आएगी plural form में और verb आएगी singular form में. All right, important question है। चलिए, that's one of my favorite rules, एग्जाम में कई बार आया है, बहुत कम स्टूडेंट है जो इसको सही मार्क करके आते हैं। चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझाने से पहले ये समझिए, many men have lost their lives। अब जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। many के बाद नाउन हमेशा
प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, और नाउन प्लूरल है मतलब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जब मैनी के बाद ए या मैनी के बाद एन लगा होता है, ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं मैनी एन एक्सीडेंट, तो आप ध्यान रखिएगा कि मैनी ए, मैं यहां पे लिखती हूं मैनी ए या एन के बाद यूज होने वाली नाउन हमेशा सिंगुलर, और अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसमें कोई आप अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से अगर इसमें कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, यू कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। तो देखते हैं मैनी अ मैन, चलिए नाउन तो सिंगुलर ही दी है, लेकिन वर्ब कैसी दे दी भाई? प्लूरल, विच इज रॉन्ग। मैनी अ मैन हैज लॉस्ट देयर लाइव्स। इन फैक्ट यहाँ पे एक और एरर है, यहाँ पे हिज होगा, ठीक है, हिज लाइफ, ठीक है, नहीं ठीक है, अगर लाइव्स है तो हम देयर भी कंसिडर कर सकते हैं, बट दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन एरर, ओके, सो द एरर इज इन ब्रावो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, which is had he worked hard he would have passed the examination। चलिए ये समझते हैं, ये तो कंडीशनल का ही conditional, third conditional, which is the fourth case actually। All right, third conditional का तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ही लिखाया है ना, had plus V3 और आउटकम वाला पार्ट आता है would have plus V3। तो देखते हैं, had he worked hard, अब if लगाओ तब भी सही है, if के बिना भी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, बिकॉज had he worked hard एक कंडीशन दे रहा है कि अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो चुका होता, ठीक है। सो भाई हैड ही वर्कड, हैड के बाद लगी है V3, ठीक है, और फिर वुड हैव और हैव के बाद लगी है V3। सो फॉर मी देयर इज नो एरर। ऑल राइट, ये बिल्कुल ही ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जिसमें कोई भी एरर नहीं है। ऑल राइट, ओह व्हाट अ गुड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले एक रूल समझते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जो अपने बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, और कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जो अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब मैं लिख देती हूं, जैसे पीपल, पोल्ट्री, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में आया है कैटल। ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? द पीपल और द थिंग्स विच आर इन ग्रुप, राइट। सो ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना मैंने आपके सामने, ये अपने बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे, मतलब ये अपने बाद आर लेंगे, वर लेंगे या हैव लेंगे। अब मैं कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन लेती हूँ जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जूरी, ऑडियंस, पुलिस, फैमिली, मिनिस्ट्री, हाउस, स्टाफ, बोर्ड, एटसेट्रा। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन जो हमेशा आता है, कमिटी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने बता दिया कि ये वो कलेक्टिव नाउन है जो अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो जूरी के बाद तो वर्ज आना चाहिए। बिल्कुल जूरी के बाद वर्ज आता है, बिल्कुल जूरी के बाद वर्ज आता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सेप्शन के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे नो एरर है। एक्सेप्शन क्या है? वैसे तो जूरी, जैसे अगर मैं बोलूँ द जूरी होती क्या है, इट्स द ग्रुप ऑफ जज, राइट। So, or the group of judges is known as jury. If I say the jury has taken the decision, it is absolutely right. इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर पर्पस डिफीट हो जाए, जूरी का एकमात्र पर्पस क्या होता है? जजमेंट देना, राइट, या कुछ अनाउंस करना, कुछ भी सॉर्ट ऑफ रिजल्ट अनाउंस करना। लेकिन जब जूरी, पुलिस, फैमिली, ये ऑडियंस, कमिटी, ये सब जब डिवाइड हो जाते हैं ना, जब इनका पर्पस डिफीट हो जाता है, जब सबका अपना अपना अलग अलग सोचना होता है, तो ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। और यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि जूरी क्या हो गई?
लेट्स से जूरी में 10 मेंबर्स थे, वो सब डिवाइड हो गए, 3 ऐसा सोच रहे हैं, 3 उसका जस्ट ऑपोजिट सोच रहे हैं और 4 का कोई डिसीजन नहीं है, तो डिवाइड हो गई ना जूरी, तो डिवाइड हो गई तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सो दिस सेंटेंस इज हैविंग नो एरर। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड क्वेश्चन। ओके चलिए, ओके ये भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आया है। अनलेस यू डू नॉट सी, यू कैनॉट राइट two negatives together, अनलेस एक नेगेटिव एडवर्ब है, कैसा एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है, और नॉट भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव साथ में नहीं आएंगे विथ एनी वे। सो क्या होगा, एक नेगेटिव हटेगा, अनलेस तो नहीं हटेगा, नॉट हटेगा, तो क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। कहते जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तब तक आप क्या नहीं होगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पे नॉट आ सकता है बिकॉज यहाँ पे क्लॉज बदल गया, ये था क्लॉज 1, ये है क्लॉज 2। एक क्लॉज में, ठीक है, इन अ सिमिलर क्लॉज यू विल नॉट पुट टू नेगेटिव एडवर्ब्स, ओके, सो दैट्स व्हाई, सो अनलेस यू वर्क हार्ड, ये रहेगा बिल्कुल सही स्ट्रक्चर। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट वन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग book I have ever read. Okay, read. The spellings are same but the pronunciation are different. This is read and this is again read. Have है तो क्या आएगा, read आएगा। So क्या लगता है, this is one of the most interesting. See एक रूल है, one of the most के बाद, और ये लिखिएगा जरूर important है, one of the most के बाद हमेशा plural नाउन यूज होगा। क्योंकि आप ऐसे इमेजिन करिए ना, उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उनमें से किसी एक को वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बोल रहा है, लेकिन बुक्स तो बहुत ज्यादा पढ़ी, राइट, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स होगा। बात एक ही की हो रही है बट यहाँ पे नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, बहुत सारी बुक्स में से ये है सबसे इंटरेस्टिंग, ठीक है, आई हैव एवर रेड, ठीक है। सो द एरर इज इन पार्ट बी, द एरनिकल पार्ट इज ब्रावो। Okay students, we have completed 15 questions, we still left with 15 more questions and 15 more rules. Okay, let's move to the further question, which is question number 16. He behaves as if he is a millionaire. So you very well know he is not a millionaire right now, right? आप तभी तो बोल रहे हैं कि यार वो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक बहुत ही अमीर ज्यादा है, बहुत ही बड़ा मिलियनर है। ये है कंडीशनल, जिसको मैं सेकंड कंडीशनल बोलूंगी, सेकंड कंडीशनल विच इज द थर्ड केस। मैं एक बार आपको लिखा भी दूं, केस 1, केस 2, केस 3 and case 4. So case 1 is 0 conditional, case 2 is first conditional, case 3 जो मैं आपको बता रही हूँ अभी second conditional, और case 4 third conditional. See ये जो case 3 second conditionals है ना, ये हमेशा hypothetical situation की बात करते हैं, वो चीजें जो अनरियलिस्टिक हैं। कैसी है, अनरियलिस्टिक है, राइट, मतलब आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, वो असल में मिलियनेयर नहीं है, आप सिर्फ कह रहे हैं कि बिहेव ऐसा करता है, राइट। सो ऐसे में प्लीज बी माइंडफुल स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, स्ट्रक्चर हमेशा कुछ इस तरीके से रहता है, इफ प्लस, अब सिंपल पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, और इसका जो आउटकम होगा वो आएगा वुड, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखें, ही बिहेव्स एज इफ, अब देखिए कंडीशनल वाला पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। अब सिंपल पास्ट आएगा तो आप शायद सोच रहे होंगे इसको मैं वाज कर देता हूँ, ठीक है, कि ही बिहेव्स एज इफ ही वाज अ मिलियनर। नहीं, सिंपल पास्ट तो करना है, मतलब पास्ट तो करना है, लेकिन हमेशा वर आता है। आई नो वर हमेशा यू के साथ आता है, राइट, या दे के साथ आता है, लेकिन इस प्रॉपर एक्सेप्शन, इस केस में इवन ही, शी और इट के साथ भी वर ही आता है। सो ही बिहेव्स एज ही वर
अ मिलियनेयर, मतलब वो है नहीं ना, आप इसे इमेजिन करें, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो सिंपल पास्ट तो आएगा, लेकिन वर्ज नहीं आएगा, वर आएगा। ही होगा तब भी वर, शी होगा तब भी, इट होगा तब भी, यू होगा तब भी, दे होगा तब भी, सिर्फ और सिर्फ वर आएगा। तो एरर है चार्ली में। आई वुड रादर यू गो होम नाउ। सी आई वुड रादर एक ऐसा फ्रेज है, ये एक ऐसा फ्रेज है जो कि बात करता है प्रेफरेंस की, जो बात करता है प्रेफरेंस की। इसका मतलब होता है मैं चाहूंगा या मैं चाहूंगी, ठीक है। सो आई वुड रादर, और आई वुड रादर फ्रेज के बाद हमेशा वर्ब सिंपल पास्ट में आती है, ठीक है। ये रूल है, याद कर लीजिए। मतलब अपने V2 में आती है, देखते हैं यहाँ पे किस में है। आई वुड रादर यू, नहीं, आई वुड रादर यू वेंट होम नाउ। अब ये सुनने में आपको शायद इनकम्प्लीट लग रहा होगा, आप शायद इसको करना चाह रहे होंगे आई वुड रादर प्रेफर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है। या तो आई वुड प्रेफर करिए, आई वुड प्रेफर करिए, या आई वुड रादर करिए। दोनों का मतलब है कि मैं ये चाहूंगा या मैं ये चाहता हूं, ठीक है। तो ये चाहता है कि अभी तक उसे घर चले जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आई वुड रादर आता है, आई वुड प्रेफर आता है, तो हमेशा जो वर्ब है V2 में आती है, ठीक है। सो आई वुड रादर यू वेंट होम नाउ, ठीक है। मतलब मैं चाहूंगा या मैं चाहता हूं कि अभी तक तुम्हें घर चले जाना चाहिए। सो अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। टू वॉक इज बेटर देन टू रन। ये है कंजंक्शन, और कंजंक्शन होते हैं जॉइनर्स। कंजंक्शन के जो LHS में होता है उसके RHS में भी वही होता है। इसका ये मतलब है, यहाँ पे इंफिनिटिव है ना 2 + V1, तो यहाँ पे भी इंफिनिटिव होना चाहिए, और इन्होंने दे भी रखा है। सो टू वॉक मतलब चलने से बेहतर है कि आप दौड़ ले, ठीक है, रनिंग कर ले, जॉगिंग कर ले। नो एरर, ठीक है। एरर कैसे आता तो टू वॉक इज बेटर देन रनिंग, ये एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कंजंक्शन के LHS में तो 2 + V1 है, इंफिनिटिव है, और यहाँ पे डाल दिया जेरंड, यहाँ पे रख दिया जेरंड, वर्ब एंडिंग विद ING, बिहेविंग लाइक अ नाउन। तो या तो यहाँ भी जेरंड करिए तब इक्वल हो गया, या यहाँ पे भी इंफिनिटिव करिए। इसीलिए फिलहाल तो स्ट्रक्चर में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आ गया वही क्वेश्चन जिसका रूल मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं। मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस में शुरुआत किसी एडवर्ब से होगी तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब से शुरुआत है तो इन्वर्जन जरूर आना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या इन्वर्जन है। नो सूनर बिल्कुल एक एडवर्ब है, और अगर आप गौर करें तो ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही सब्जेक्ट, और ये रही इसकी मेन वर्ब। तो भाई इन्वर्जन तो है, इन्वर्जन का स्ट्रक्चर ही होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। लेकिन क्या एडवर्ब नो सूनर के साथ सही कंजंक्शन लगी है? नहीं। व्हेन किसके साथ आता है? व्हेन तो आता है हार्डली के साथ या स्कार्सली के साथ, ठीक है। नो सूनर के साथ क्या आता है? THAN। कई बार मैंने ये भी देखा है एग्जामिनर इस वाले देन की जगह ये वाला देन दे देता है, ये देन भी गलत है, ठीक है। ये तो एक प्रेप है, ये वाला कंजंक्शन आएगा, ठीक है, ये वाला दैन आएगा, THAN ना कि THAEN। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट। इसीलिए द एरर इज इन पार्ट। कौन से पार्ट में एरर आपको दिखाई दी? इस वाले में ना, चार्ली में एरर। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वैसे तो आई नो यूर स्मार्ट इनफ, बट कर देते हैं कुछ कैंडिडेट गलती, एरर भी देख लेते हैं लेकिन जल्दबाजी में उसको ब्रावो मार्क कर देते हैं OMR में। एक बार OMR में आपने जो मार्क कर लिया वो बस हो गया मार्क। तो बी वेरी माइंडफुल, बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ही क्लियर रहना होगा कि क्या कर रहे हैं आप एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले को देखते हैं। ओके, ये रूल भी मैंने कई बार स्टूडेंट्स को समझाया है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज को, सिंपल, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आपने पढ़ा है ना, एक एडजेक्टिव है गुड, उसकी कंपैरेटिव है बेटर,
और उसकी सुपरलेटिव है बेस्ट, ठीक है, या फिर बैड, वर्स, वर्स्ट। क्या हर वर्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती है? क्या हर एडजेक्टिव की पीछे ER और EST लगता है? नहीं। जैसे कि मैं एक एडजेक्टिव लिखती हूं ब्यूटिफुल, ठीक है, तो भाई क्या यहाँ पे आपने ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देखा है? नहीं, ये है ही नहीं। तो भाई अगर किसी एडजेक्टिव की ER और EST वाली कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती तो क्या करते हैं हम मोर ब्यूटीफुल, मतलब उस वर्ड के आगे मोर लगाते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और अगर हम उसके आगे मोस्ट लगाते हैं तो क्या बन जाता है? सुपरलेटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भाई टॉल का तो बनता है ना, टॉल का क्या बनता है? टॉलर और टॉलेस्ट, राइट। तो भाई अगर किसी एडजेक्टिव का टॉल का कंपैरेटिव दिया हुआ है ऑलरेडी और कंपैरिजन भी हो गया है, कंपैरिजन भी हो गया है, उसके आगे मोर लगाना इज रिडंडेंसी, रिडंडेंसी। और मैंने बोला ना सुपरफ्लुअस एरर एग्जाम में कई बार आते हैं, ठीक है, तो मोर की तो जरूरत ही नहीं थी ना, तो क्या हटाना पड़ेगा आपको? मोर हटाना पड़ेगा, ठीक है। मोर तब आता स्टूडेंट जब टॉल की कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती, मतलब ER नहीं बनता और आपको कंपैरिजन करना होता, तो आप क्या लगाते हैं आगे? तब आप आगे मोर लगाते। बट अभी तो ये करने की जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज टॉल का कंपैरेटिव है आपके सामने टॉलर। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 21। सपोज इफ यू आर लेट व्हाट विल यू डू? अब ये क्या कहना चाहता है? एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है कि सपोज करो तुम लेट हो तो तुम क्या करोगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंडीशनल्स की। जब भी हम कोई कंडीशन देते हैं ना, हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि इफ या वेदर या सपोज, ठीक है। लेकिन भाई कोई एक ही तो वर्ड यूज करेंगे, या तो वेदर यूज करेंगे, या इफ यूज करेंगे, या सपोज यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों यूज कर लिए ना, ये दोनों ही क्या बनाते हैं? ये दोनों ही सेंटेंस में एक कंडीशन फॉर्म करते हैं। बट क्या दोनों एक साथ आएंगे? नहीं। कौन सा एरर? रिडंडेंसी एरर, सुपरफ्लुअस एरर, ठीक है। या तो सपोज या तो इफ। क्या हटा दीजिए? इफ हटा दीजिए, बिकॉज सपोज पहले से ही है। सो सपोज यू आर लेट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इफ यू आर लेट, ठीक है, बट दोनों एक साथ नहीं आएगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी। ऑल राइट, सो सपोज यू आर लेट, यू विल यू आर लेट, व्हाट विल यू डू, ठीक है। और यहीं से मैं आपको एक और चीज जरूर दिखाना चाहूंगी, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं बता भी चुकी हूँ पहले भी, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को किसके पहले लिखते हैं? सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। तो देखिए, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहा मेन वर्ब। इंटरेस्टिंग। चलिए, दूसरा कब हो रहा था इन्वर्जन? बताइए, ये इन्वर्टेड फॉर्म कहां पे आ रही थी? दूसरा कौन सा केस था? जब सेंटेंस, when a sentence begins with an adverb, adverb hardly, scarcely, barely, no sooner, all right। और जब no sooner होगा तो कौन सा कंजंक्शन आएगा? THAN। और जब hardly और scarcely आएगा तो when आएगा, WHEN कंजंक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, which is the price of these items vary from shop to shop। एक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट को पूछते हैं और एक गलत कंसर्न या गलत आंसर देते हैं और एक गलत कंसर्न अपना लेकर आते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक नाउन लिखा पेन। नाउन को जब मुझे प्लूरल बनाना होता है तो मैं पीछे क्या यूज करती हूँ? एस या फिर ES। जैसे कि अगर मैंने एक नाउन लिखा मैंगो तो उसका प्लूरल क्या है? मैन गोज। तो भाई सिंगुलर नाउन को प्लूरल करने के लिए, प्लूरल नाउन करने के लिए एस और ES लगाते हैं।
यस और नो। लेकिन वर्ब के केस में स्टूडेंट एकदम ऑपोजिट कॉन्टेक्स्ट है, एकदम ऑपोजिट केस है। देखते हैं, वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में या अपने नेचुरल फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूं, डांस। डांस एक वर्ब है, वो भी प्लूरल वर्ब। इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप पता है क्या यूज करेंगे इसके पीछे? एस। जैसे आप नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस लगा रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म विदाउट एस और ईएस होती है, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको पीछे क्या लगाना होता है? वर्ब के ई एस या एस। जैसे एक एग्जांपल है, शी डैश एवरी मॉर्निंग। तो बताइए आप क्या लगाएंगे, डांस या डांसेस? आप बचपन से डांसेस यूज करते आए हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। लेकिन इसे मैं जैसे ही दे कर दूंगी, सब्जेक्ट प्लूरल कर दूंगी, आप क्या करेंगे? यहाँ पे डांस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि डांस है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये देखिए, और वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नहीं, अब आप अगर ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ पाए होंगे, या इसको एक बार आप रिपीट करके देखिएगा, बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो वर्ब है ना, वेरी, ये नेचुरल वर्ब है, मतलब अपने बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में है ना, बेस फॉर्म में मतलब प्लूरल है। अब अगर आप ध्यान से देखें, आई नो दिस नाउन इज प्लूरल, दिस नाउन इज प्लूरल, और स्टूडेंट सोचेंगे कि यार प्लूरल नाउन है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल है, तो सही स्ट्रक्चर है। नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ये। क्या एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वर्ब लेकिन किसके अकॉर्डिंग आएगी? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेन सब्जेक्ट है द प्राइस, और अगर ये भी एक सब्जेक्ट है और आप देख ही पा रहे हैं कि ये सिंगुलर है, तो मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी? चलिए बना दीजिए इस वर्ब को सिंगुलर। बना दिया, क्या लगा दिया पीछे? ईएस लगा दिया। सो द प्राइस ऑफ दीज आइटम्स वेरीज फ्रॉम शॉप टू शॉप, क्योंकि मेन सब्जेक्ट आइटम्स नहीं है, मेन सब्जेक्ट क्या है? द प्राइस। ऑलराइट, कैसे डिसाइड करेंगे मैम? आर्टिकल लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, किसके आगे? आर्टिकल हमेशा नाउन के आगे आते हैं। ठीक है, हमेशा नाउन के आगे आते हैं। प्राइस भी नाउन है और मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए वेरीज हो जाएगा। I forbade him not to enter the room। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर समझते हैं forbid का। ये एक वर्ब है, मैं इसकी V2 लिखती हूं forbade, और इसकी V3 है forbidden। ठीक है, अभी हम V2 की बात करते हैं। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, या बैन लगाना, या मना करना। अब आपको देख के ही पता चल रहा है, इट्स अ नेगेटिव वर्ब, इट्स अ नेगेटिव वर्ब। दो नेगेटिव साथ में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो ये गलत है। आई फॉरबेड हिम टू एंटर द रूम, मतलब मैंने मना करा उसे रूम में ना जाने से। नहीं, मैंने मना करा उसे रूम में जाने से। ऑलरेडी नेगेटिव है ना, मैंने बोला ना टू नेगेटिव्स नेवर कम टुगेदर। सो हो जाएगा आई फॉरबेड हिम टू एंटर द रूम। सिंपल, सॉर्टेड एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। कस्टम इज द लॉ ऑफ अनलेटर्ड। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं। ये एक एडजेक्टिव है स्टूडेंट, और इसका मीनिंग है द पीपल हु आर इलिटरेट। ठीक है, जो मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, अनपढ़ लोगों को क्या बोलते हैं? इलिटरेट। अब एक बहुत अच्छा रूल बताती हूं। मैंने लिखा शी इज अ पुअर गर्ल। ठीक है, मैंने लिखा शी इज द पुअर गर्ल। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है ना। नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं एडजेक्टिव होते हैं। वैसे ही सिमिलरली इलिटरेट क्या है या अनलेटर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव। एक रूल है बहुत अच्छा, जब किसी एडजेक्टिव के आगे डेफिनेट आर्टिकल द आता है ना, आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, ए
एंड द। ए और एन होता है डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो भाई जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे डेफिनेट आर्टिकल द आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है नाउन। यहाँ पे द अनलेटर्ड का मतलब है वो सभी लोग जो अनपढ़ हैं, सो द होल क्लास। इफ आई से द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसका ये मतलब है जितने भी इस दुनिया के रिच क्लास पीपल हैं उनको मदद करनी चाहिए इन दुनिया के गरीब लोगों की, राइट, विच इज राइट ऑल्सो, राइट, विच इज एथिकल ऑल्सो। सो भाई यहाँ पे पता है सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, जो पूरी क्लास होती है जो अनपढ़ होती है, वो अक्सर कस्टम्स को ही सब कुछ मान लेती है। मतलब उनको लगता है ट्रेडिशंस, या उनको लगता है स्टीरियोटाइप्ड या जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज होते हैं उन्हीं को फॉलो किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक आप सशक्त नहीं बनेंगे, आप एक नई इमेज कैसी फॉर्म करेंगे, राइट, आप मॉडर्निटी की तरफ कैसे जाएंगे। सो यहाँ पे वी आर नॉट डिमीनिंग द पीपल हु आर अनलेटर्ड, सैडली सम ऑफ द पीपल वांट टू स्टडी बट वो पढ़ाई नहीं कर पाते ना। बट ये एक फिलोसोफर की लाइन है, सच बताऊं तो आई हैव नॉट पुट दिस क्वेश्चन, ये एक फिलोसोफर का कहना है, आई थिंक बहुत सही कहना है कि अक्सर जो अनपढ़ लोग होते हैं ना उनके लिए फिर कुछ नया वो नहीं देख पाते, उनके जो पुरानी रीति रिवाज चले आते हैं उसी को अपना और लॉ बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका वही एग्जाम्पल है कि भाई अगर राजा राम मोहन जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं आते तो सती प्रथा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो अनपढ़ समाज था उसको लगता था कि यार सती प्रथा अगर हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाई है तो एक बहुत अच्छी प्रथा है, इसको आंखें बंद करो और इसको फॉलो करते जाओ। समझ आया? तो भाई अब मुझे ना क्लास बनाना है, किसको, इस एडजेक्टिव को, तो मुझे आगे क्या लगाना होगा? अच्छा आगे लगा हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग यार, ये ऑलरेडी लगा हुआ है। सो कस्टम इज द लॉ ऑफ द अनलेटर्ड। देखा जाए इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे द नहीं था, सो तभी मैं बोलने वाली थी कि शायद इसमें एरर है, बट यहाँ पे तो इन्होंने एडजेक्टिव के आगे द लगा रखा है, इसका मतलब ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देयर इज नो error in this part. Okay, very good question. I think a very good rule. ठीक है, he is one of those people who knows everything. See, वो उनमें से एक है ना जो लोग सब कुछ, देखो कुछ लोगों को लगता है कि वो लोग सब कुछ जानते हैं, और एक लड़के की बात हो रही है और वो भी उनमें से एक है। तो भाई अगर वो भी उनमें से एक है तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है ना। तो वर्ब क्यों सिंगुलर लगी हुई है भाई? वर्ब हैज टू बी प्लूरल. It has to be plural, right? And what's the base form of verb? It's always plural. It should be know. So knows नहीं आएगा. He is one of those people who know everything. ठीक है? या ये शायद उन लोगों में से एक है जो जिनको सब कुछ पता है। ठीक है, जिन लोगों को सब कुछ पता है। ठीक है, चलिए। Question number 26, the last 4 questions of the day, students. Let's see the last 4 rules of the class. Neither the chips nor the pizza. ये कितनी बार बता चुकी हूँ, राइट? फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाइदर नॉर से कितने सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं? 2 सब्जेक्ट। एक रहा ये सब्जेक्ट 1 which is plural and subject 2 which is singular. बताइए कौन सा सब्जेक्ट पास है? ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पास है सेटिस्फाई के? पिज्जा पास है, पिज्जा है सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे आएगा? सिंगुलर आएगा। Neither the chips nor the pizza. Pizza satisfies my hunger. ना मेरा चिप्स से पेट भरता है, ना मेरा पेट भरता है पिज्जा से। मुझे हेल्दी डाइट चाहिए, एक न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए। ठीक है, सो गुड वन। बट वही है, आप कर चुके हैं इस रूल को, सब्जेक्ट वर्ब एरर। Wow, what a good question. The physics of this experiment are quite complex. See, मैं आपको कुछ नेम ऑफ लर्निंग्स या कुछ सब्जेक्ट्स बताने वाली हूँ जो हमेशा एस पे खत्म होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 2 होते हैं ना, एक स्टैटिक्स होता है, एक स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, एंड उसके बाद बहुत सारे, जैसे पॉलिटिक्स, ये अच्छा लिखा दिया क्योंकि एग्जाम में आया था, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। सिंपल सी बात है, आई नो ये एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट एस पे खत्म हो रहा है, बट इसका ये थोड़ी मतलब है कि ये प्लूरल है।
ये तो सिंगुलर है ना, और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी। यहाँ पे क्या लगा दी, वर्ब प्लूरल लगा दी, सब्जेक्ट वर्ब की एरर थी, सी में एरर है। द फिजिक्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की जो फिजिक्स है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। ओके करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज अगेन आ गया वही क्वेश्चन, स्कार्सली। सबसे पहले इन्वर्जन देखते हैं, इन्वर्जन आया है, बिल्कुल आया है। ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रही मेन वर्ब। अच्छा ये भी ध्यान देना है कि हैड के बाद या हैज के बाद या हैव के बाद हमेशा V3 आता है। तो यहाँ पे तो आया, अभी तक कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती है कंजंक्शन में। गलती है क्या, स्कार्सली के साथ तो व्हेन आता है, तो किस में एरर है, ब्रावो में एरर है। ठीक है, ये PYQ इसलिए इतने रिपीट हो रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्ड देन दिल्ली। सी, आप शिमला के क्लाइमेट को दिल्ली से कंपेयर करोगे, दिल्ली के क्लाइमेट से कंपेयर करोगे? एक बात बताओ मेरे को, आप शिमला को दिल्ली से कंपेयर करोगे, समझ आता है, लेकिन जब शिमला के क्लाइमेट की बात आएगी तो क्या आप शिमला के क्लाइमेट को दिल्ली से कंपेयर करोगे या दिल्ली के क्लाइमेट से? क्योंकि दिल्ली में तो और भी चीजें हैं ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कंपीट, राइट। बट यहाँ पे तो बात हो रही है क्लाइमेट की, दोनों प्लेसेस के क्लाइमेट की। तो आएगा स्ट्रक्चर क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्लीज। ठीक है, दिल्लीज, या फिर थोड़ा सा अलग भी कर सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, या फिर ऐसे भी कर सकते हो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दिल्लीज, मतलब दिल्ली के, राइट। सो एरर घूम फिर के चार्ली में ही है। आप स्ट्रक्चर कोई भी बना लीजिए, चार्ली में एरर है। And with that we are heading towards the last question of the class. He suggested to me that I should leave the room. ठीक है, he suggested to me. चलिए मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ, आपको एरर्स कैसे कैसे देखने हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब की एरर देखनी है, फिर आपको प्रेपोजिशन की एरर देखनी है, फिर आपको एग्जाम में कंजंक्शन की एरर देखनी है, फिर आपको आर्टिकल ढूंढना है। अगर ये तीनों में एरर नहीं है, आर्टिकल की एरर देखिएगा। फिर आप एरर देखेंगे बेसिकली टेंस की, कि टेंस कॉन्टिन्यूटी में है या नहीं। फिर आप कंडीशनल्स की भी एरर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप वोकैब बेस्ड एरर देख सकते हैं। मतलब आप इतने पैरामीटर्स पे काम करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, ही सजेस्टेड V2 में है, ठीक है, अभी तक कोई एरर नहीं है। सजेस्टेड के बाद टू आएगा, टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, ही क्या है, सब्जेक्ट, तो मेरा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही तो आएगा। उन्होंने मुझे सजेस्ट करा तो सब्जेक्ट है वो, और जो एक्शन है वो मुझ पे आ रहा है, तो अभी मैं ऑब्जेक्ट हूँ। और सब्जेक्टिव केस होता है आई और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही है। क्या सजेस्ट करा, एक कंजंक्शन यूज हुआ है, दैट आई के बाद शुड आया है, क्योंकि जब भी हम किसी को सजेशन देते हैं हम यही वाला मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। शुड के बाद हमेशा V1 आता है। रूम, कोई स्पेसिफिक रूम की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल दी का यूज हुआ है, सो देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट। ऑलराइट, एररलेस सेंटेंस है। तो जैसे मैंने आपको चेक करके दिखाया उसी तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है, कि कोई एरर है या नहीं। So we have completed 30 questions students and I have taught you somewhere around 30 rules. इसके अलावा भी we have discussed some important things. आप सबसे पहले इनको रिवाइज करिए, because इन रूल से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड टू डील विद सच क्वेश्चंस। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट और वर्ब पे बेस्ड। आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, मेन सब्जेक्ट जब आपको मिल जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब यूज करनी होगी, ठीक है। उसके अलावा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के एरर देख सकते हैं, आप टेंस के एरर ढूंढ सकते हैं, ठीक है, आप कंडीशनल्स के एरर ढूंढ सकते हैं। और इसी तरीके से जब आपको लगे कि सेंटेंस में कोई भी एरर, किसी भी पार्ट में कोई भी एरर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही एश्योरिटी के साथ नो एरर को भी मार्क कर सकते हैं। सो विद दैट आई विश यू ऑल द लक। आई एम एंडिंग द क्लास एंड विद दैट जय हिंद।